हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत धारा। स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बताने से पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूँ पिछली कक्षा की, जो शायद आपको ध्यान आ जाए। मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, जब ऊर्जा ह्रास का समीकरण या समविभव पृष्ठ बता रहे थे तो उस समय मैंने स्टार्ट किया था आवेशों के पुनर्वितरण। तो स्टूडेंट, आवेशों के पुनर्वितरण उस टॉपिक में मैं ये बात बताया था कि अगर कोई दो पॉट हो जिसमें वाटर भरा हुआ हो, एक खाली पॉट और एक फुल पॉट, और उन दोनों पॉट के मीन्स बर्तन के पेंदे को किसी नली के द्वारा जोड़ दिया जाए तो पानी जो है वो अधिक पॉट वाले से कम पॉट वाले में जाने लगता है, अर्थात अधिक पानी वाले बर्तन से पानी का प्रवाह कम पानी वाले बर्तन की ओर होने लगता है। और ये प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों बर्तन में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक ऐसे ही स्टूडेंट्स, आवेशों में होता है कि अगर दो चालक जिनमें एक का विभव अधिक हो, एक पर विभव कम हो, या कह सकते हैं एक पर आवेश अधिक हो, एक पर आवेश कम हो, उनको किसी तीसरे चालक तार द्वारा या किसी अन्य चालक तार द्वारा, कंडक्टर वायर के द्वारा अगर ज्वाइंट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेश का जो प्रवाह है वो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होने लगती है। आवेशों के इस गतिशीलता को या गतिशील आवेश को ही स्थिर विद्युत धारा कहा जाता है, या कह सकते हैं स्टूडेंट कि आवेशों के इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सामान्य भाषा में विद्युत धारा की एक छोटी सी परिभाषा होती है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब स्टूडेंट, आवेश कैसे प्रवाहित होता है? तो एक सिंपल सी बात है, किसी भी धातु या धात्विक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण आवेश भी प्रवाहित होता है। ठीक स्टूडेंट, विद्युत धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने के दिशा के विपरीत गति करता है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन ईस्ट टू वेस्ट गति कर रहा है तो विद्युत धारा जो है वो वेस्ट टू ईस्ट गति करेगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कुछ चालक पदार्थ जिनकी चालकता बहुत सर्वाधिक होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा। ठीक, सबसे ज्यादा चालकता जिसकी होती है वो है चांदी। चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। उसके बाद चालकता सबसे ज्यादा होती है तांबे की, फिर सोने की, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम की। इस प्रकार से क्रम चलते रहता है। ठीक है, तो दोस्तों एंड फ्रेंड्स, मैं आपको विद्युत धारा की एक छोटी सी परिभाषा बता देता हूं और विद्युत धारा का सूत्र बता देता हूं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। ठीक है, विद्युत धारा को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, या इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम मीन्स आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो आज मैं आपको विद्युत धारा बता दे रहा हूं, अनुगमन वेग के बारे में, विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध बता दे रहा हूं, और फिर उसके बाद मैं आपको प्रतिरोध में ले चलूंगा। ये मैंने परिभाषा लिख दिया है स्टूडेंट, और फार्मूला भी लिख दिया कि विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है स्टूडेंट, एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें विद्युत धारा में तो किसी चालक में बहने वाली कुल धारा टी समय में, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाली कुल धारा Q का मान जो होता है वो Q बराबर NE होता है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q बराबर NE, IMP है स्टूडेंट। इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा और इस फार्मूले को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, विद्युत धारा के बस मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है, अनुगमन वेग के बारे में भी लिख देता हूं स्टूडेंट। अनुगमन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में मैंने बोर्ड पे परिभाषा उसका लिखा है, और मैं आपको विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध भी बताऊंगा, अर्थात रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट मैंने लिखा है, अनुगमन वेग को परिभाषित किया है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होता है, एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होता है, और इस नियत औसत वेग को ही कहा जाता है अनुगमन वेग। ध्यान रखिए, ठीक है। अनुगमन वेग को Vd से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, ये देखिए Vd मैंने प्रेजेंट किया है। तत्पश्चात मैं आपको धारा घनत्व के बारे में बता दूं। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व का भी विद्युत धारा से एक प्रकार का संबंध होता है। तो स्टूडेंट होता है कि किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं, और धारा घनत्व इक्वल टू होता है विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल, अर्थात कैपिटल J इक्वल टू विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करेंगे और क्षेत्रफल को कैपिटल A, तो J इक्वल टू I बाई या I अपॉन A। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अनुगमन वेग और ये विद्युत धारा की एक परिभाषा हो गई। हम चलते हैं अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। स्टूडेंट्स, माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, Vd लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, स्मॉल v और ऐसे d, ठीक है, ये अनुगमन वेग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अनुगमन वेग Vd हो तो सबसे पहले बताएंगे कि एक सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाले, एक सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगा NaVd। ठीक है, उसके बाद बताएंगे स्टूडेंट कि स्मॉल t, मतलब जो टाइम हम t ले रहे हैं, उस t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो NaVd में t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो NaVd इंटू t हो जाएगा। ठीक है, अब बताएंगे स्टूडेंट कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो, समझ रहे हैं ना, स्मॉल e, ये ऐसे Q इक्वल टू NeaVd इंटू t। फिर से लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहां पर Q इक्वल टू NeaVd इंटू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। विद्युत धारा की परिभाषा से बताएंगे, विद्युत धारा इक्वल टू होता है स्टूडेंट आवेश अपॉन समय, है ना। तो विद्युत धारा I इक्वल टू आवेश Q अपॉन टाइम t हो जाएगा। Q की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो NeaVd इंटू t हॉल अपॉन कर देंगे तो t हो जाएगा, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू NeaVd। ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, और यही फार्मूला विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध को प्रदर्शित करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध अगर निकालना चाहें तो बताएंगे, चूंकि J बराबर होता है I बट्टा A, धारा घनत्व का सूत्र है कि धारा घनत्व J इक्वल टू होता है विद्युत धारा बट्टा क्षेत्रफल। तो हम यहां पर रख सकते हैं क्या, J इक्वल टू NeaVd, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा A, तो ये कैपिटल है नीचे से और कैपिटल ने ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा ओनली हमारे पास J इक्वल टू Ne इंटू Vd। तो ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट, ये होगा इक्वेशन नंबर 3, और इसको कहेंगे
धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, ये जो संबंध है स्टूडेंट, ये संबंध ही, केवल ये फार्मूला ही आपके उपयोग का है, इसकी परिभाषाओं का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापम के एग्जाम में अनुगमन वेग और धारा घनत्व की परीक्षाओं से संबंधित कुछ सवाल पूछ देता है। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषाओं को गौर करिएगा, गौर से देखिएगा, और सूत्र को तो आप ध्यान पूर्वक अपने दिमाग में बैठा ही रखिएगा, क्योंकि आप आईआईटी, जेई, नीट, पीटी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल सवाल को भी सॉल्व करिएगा। कुछ न्यूमेरिकल सवाल मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट चलते हैं विद्युत वाहक बल में। विद्युत वाहक बल अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, उसके बारे में मैं बता दूं। ठीक है, क्या होता है कि जब हम किसी चालक में एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, किसी चालक में एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करने पर कुछ ऊर्जा जो होती है वो व्यय हो जाती है, मतलब व्यर्थ हो जाती है। तो जो ऊर्जा व्यर्थ होती है, उस व्यर्थ ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, और इसे ईएमएफ या वी वा ब के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, या कहा जाता है। स्टूडेंट, विद्युत वाहक बल वास्तव में क्या होता है? जब हम किसी विद्युत परिपथ को किसी सेल के माध्यम से जोड़ते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ को किसी सेल के माध्यम से जोड़ते हैं, तो उस सेल में विद्युत धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है, जो बाहर बाहर होती है। लेकिन सेल के अंदर में विद्युत धारा का प्रवाह ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होती है। तो इसमें सेल के अंदर कुछ रासायनिक घटनाएं होती हैं, कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसके माध्यम से कुछ ऊर्जा व्यय होता है। ऊर्जा व्यय होने के कारण ही इन विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस व्यय होने में या ऊर्जा व्यय होने में सेल को कुछ कार्य करना पड़ता है, तो यही किया गया कार्य आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो स्टूडेंट, हम विद्युत वाहक बल को वी वा बल भी कह सकते हैं, और इतना बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात ई एम एफ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट, यही आपका विद्युत वाहक बल है। इसको ई एम एफ को कैपिटल ई भी आप बता सकते हैं, कैपिटल ई बराबर। ठीक है, कैपिटल ई इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल क्यू। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट, इसमें विद्युत वाहक बल का जो एस आई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और 1 जूल 1 वोल्ट के बराबर होता है किसी भी सेल में। ठीक, अब विद्युत वाहक बल के पश्चात हम चलते हैं आपको ओम के नियम में। आप साइमन ओम के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम का खोज किया है, जिसे हम ओम के नियम से जानते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि किसी चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अगर चालक के लंबाई, चौड़ाई या आयतन में परिवर्तन न हो तो। ठीक है, तो हम इस नियम को आपको विधिवत तौर से बताते हैं और इस नियम को प्रूव भी करते हैं। हमने लिख दिया है स्टूडेंट ओम के नियम को, जो लिखा है वो बता दे रहा हूँ। क्या लिखा है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में, अर्थात ताप, दाब, आयतन, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन न हो, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरे पर या सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर मान लिया जाए कि किसी चालक में बहने वाली धारा I है और उसके सिरे पर लगाया गया विभवांतर भी है, तो ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, या V इक्वल टू RI ले सकते हैं। बताएंगे फ्रेंड्स, जहां R एक नियतांक है या एक कांस्टेंट है, ठीक है,
और इस कांस्टेंट को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो V इक्वल टू आर आई दिख रहा है आपको, यही ओम का नियम है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो V बाई आई इक्वल टू आर भी बता सकते हैं, अर्थात इसके आधार पर बता सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है। स्टूडेंट, प्रतिरोध की एक अन्य परिभाषा भी होती है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है स्टूडेंट, ये ओम होता है, और इसका संकेत ये ओम का संकेत है स्टूडेंट। ठीक, ओम के नियम को जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में दिया था। जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में ओम के नियम का प्रतिपादन किया था, और उन्होंने जब विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई, और उसके आधार पर बताया कि विभवांतर का मान जैसे जैसे बढ़ता है चालक में धारा का मान भी बढ़ता है, या कह सकते हैं कि किसी चालक में धारा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ता जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति में। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही हम ओम के नियम की उत्पत्ति करेंगे तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक चालक तार है और इस तार की लंबाई स्मॉल l है। ठीक है, और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का, मान लीजिए ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है, तो ये इस अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या E है, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा E। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो इलेक्ट्रॉन E हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके सिरे पर लगाया गया विभवांतर भी, तो जैसे ही इसमें भी लगाते हैं विभवांतर तो इसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है। ठीक, जब इसमें धारा I प्रवाहित होने लगेगी तो ऐसी स्थिति में तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू V अपॉन L। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के प्रत्येक बिंदु पर E इक्वल टू V अपॉन L, इक्वेशन 1। ठीक स्टूडेंट, जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो चालक तार हम लिए हैं उस चालक तार पर एक बल कार्य करेगा, और उस बल का जो मान होगा वो होगा F इक्वल टू E इंटू V, या F इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E। भी नहीं, भी तो यहाँ पे है स्टूडेंट। ठीक है, जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के कारण लग रहा है, इसलिए कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E। स्टूडेंट, ये जो कैपिटल E और स्मॉल e दिख रहा है उसमें जो स्मॉल e है वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। अब E का मान यहाँ पर अगर हम रख लेते हैं तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, F या F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल V अपॉन L। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट F इक्वल टू E कैपिटल V बाई L। इसको दे देंगे समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पर बताएंगे हम थोड़ा सा कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो, क्या मान ले रहे हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तब ऐसी स्थिति में उस इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ त्वरण कार्य करेगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाएगा, F बराबर ma, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। A बराबर F बाई m लिख लेंगे। F का मान समीकरण 2 से यहाँ पर रख देंगे, तो A इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल e कैपिटल V बाई L और पूरे के बट्टे में या पूरे के अपॉन में m।
ये m जो है l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल V बाई एम एल, ये त्वरण आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान a है, सॉरी स्मॉल m है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला त्वरण a बराबर f बाई एम, या a बराबर ev अपॉन l पूरे के बाई में m होल अपॉन m, इनका सॉल्व किए तो ev अपॉन ml, इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सिस्मेटिक लिख देता हूं, जैसा कि मैंने सिस्मेटिक तरीके से यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट। a इक्वल टू ev अपॉन ml को इक्वेशन नंबर 3 दे दिए हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि अगर दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो टकराने के पश्चात या टकराने के बीच उनमें एक समय अंतराल लगता है। ठीक है, कोई भी सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें, दो पिंडों को भी आपस में टकराते हैं, दो हाथ की हथेलियों को आपस में टकराते हैं, दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं, तो उसमें कुछ क्षणिक समय लगता है। तो वो जो क्षणिक समय लगता है स्टूडेंट, उस क्षणिक समय को श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल। ठीक, और श्रांति काल को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। ठीक, अगर मान लीजिए कि श्रांति काल टाउ है तो ऐसी स्थिति में हम बता सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का जो प्रथम समीकरण होता है स्टूडेंट होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे जो t है वो हो जाएगा v बराबर u प्लस ए इंटू टाउ। ठीक, यहाँ पर देखिए अब जो प्रारंभिक वेग है u का वैल्यू हम जीरो मान लेंगे, a जो है a के प्लेस पर वैल्यू रख देंगे और t के प्लेस पर टाउ हमने रख दिया। ठीक, समीकरण 3 से, इक्वेशन 3 से हम देखें तो ये v इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस ई भी बाई एम एल इंटू टाउ। टाउ का ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, या v इक्वल टू ई भी, ये भी कैपिटल है, टाउ बाई एम एल। ये जो वैल्यू होगा इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, v इक्वल टू ई कैपिटल भी टाउ अपॉन एम एल, इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट हम यहाँ पर अनुगमन वेग की कल्पना करते हैं। अगर मान लेते हैं कि अनुगमन वेग vd है तो अनुगमन वेग vd इक्वल टू होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। ठीक, तो प्रारंभिक वेग चूंकि 0 है हमारे पास, इसलिए 0 प्लस v बाई 2 इक्वल टू करेंगे तो v बाई 2 आएगा। ठीक है, इस v की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो ऐसा लगता है कि हो जाएगा अनुगमन वेग vd इक्वल टू ई कैपिटल भी टाउ बाई 2 एम एल। स्टूडेंट ये 2 है, यहाँ पे ml है तो ml का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अनुगमन वेग का सूत्र आएगा, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए हम ये जो लिखे हैं इसको हम रफ कर लेते हैं ताकि यहाँ समीकरण 5 से आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोग को, हम लोग चूंकि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध निकाले हैं तो I इक्वल टू जो अनुगमन वेग विद्युत धारा में संबंध प्राप्त किए हैं I इक्वल टू NEA। ठीक है, VD उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और VD के प्लेस पर VD का मान रख देंगे। तत्पश्चात कैपिटल V आ जाएगा, कैपिटल V को I को छोड़कर बाकी पूरे टर्म को एक कांस्टेंट मान लेंगे R, और R मानने के बाद हम ओम के नियम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं देखते हैं। स्टूडेंट विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध से हम आगे का प्रोसेस को, प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर VD इक्वल टू ई कैपिटल V टाउ अपन 2 ml जो आया है उसमें U इक्वल टू 0 क्यों माने हैं। ठीक है स्टूडेंट, होता क्या है कि जब कोई भी कण या कोई इलेक्ट्रॉन या कोई दो बॉडीज आपस में क्षणिक समय के लिए टकराते हैं तो टकराने पर उनका वेग जो हो जाता है वो शून्य हो जाता है। ठीक, और फिर वो चलने की स्थिति में नहीं होते। फिर उनको जब त्वरित किया जाता है, एनर्जी मिलती है,
तब फिर वो चलना प्रारंभ करते हैं। इसलिए हम उनका टक्कर के फलस्वरूप जो श्रांति काल हम बता रहे हैं, उस श्रांति काल के फलस्वरूप उनका जो प्रारंभिक वेग होगा वो वहां पर शून्य होगा। जब हम उसको त्वरित करेंगे तब जाकर उनका अंतिम वेग भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 ले लिया है, v का वैल्यू रख लिया है v/2। ठीक, अब v का वैल्यू यहां से रखे समीकरण 4 से, तब आया e कैपिटल V τ/2mL। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लिखा विद्युत धारा अनुगमन वेग के संबंध से। अनुगमन वेग और विद्युत धारा का संबंध होता है I इक्वल टू NEAVD। ठीक है, हम यहाँ पर स्टूडेंट इस VD का जो मान है वो ये समीकरण 5 से रखेंगे। तो I इक्वल टू NEAVD के इस प्लेस पर हो जाएगा E कैपिटल V τ/2mL। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या करना है हम लोग को यहाँ पर कि I इक्वल टू NE स्क्वायर हो जाएगा, E और E का E स्क्वायर इंटू A इंटू τ/2mL, इनको ब्रैकेट में ले रहे हैं, कैपिटल V को बाहर निकाल ले रहे हैं, कैपिटल V का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा या I बाई कैपिटल V इक्वल टू NE स्क्वायर A इंटू τ/2mL। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे NE स्क्वायर τ/2mL इंटू A/L। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हर को अंश में, अंश को हर में पलट देते हैं। यहाँ पे बताएंगे या, अतः, या दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। V/I इक्वल टू, स्टूडेंट हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओम के नियम को प्रूव करना है ना, तो हो जाएगा V/I इक्वल टू 2m/NE स्क्वायर τ इंटू L/A। ठीक, अब स्टूडेंट इतना इक्वल टू मान लेंगे हम, कोई एक कांस्टेंट मान लेंगे R। ठीक है, तो माना लिख लेते हैं, माना R बराबर 2mL/NE स्क्वायर τ इंटू A। ठीक, जहां R एक प्रतिरोध है, एक नियतांक है। ठीक है, इसे नियतांक को जब इस प्लेस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा, अतः V/I इक्वल टू R। दिख रहा है स्टूडेंट, V/I इक्वल टू R होगा, और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यही ओम के नियम को प्रूव करता है। ठीक स्टूडेंट, ध्यान देंगे थोड़ा सा कि ये जो हमने R इक्वल टू वैल्यू निकाला है, ये पूरे टर्म R मतलब प्रतिरोध की निर्भरता को प्रदर्शित करता है। इस आधार पर बता सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक, उसे ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर, चालक के लंबाई पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनों के आवेश पर, श्रांति काल पर, और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। जो नीचे टर्म है वो व्युत्क्रमानुपाती होंगे, जो ऊपर के टर्म है वो अनुक्रमानुपाती होंगे। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। या दूसरा बता सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम पूरे चालक के प्रतिरोध के जो निर्भरता है या प्रतिरोध की जो निर्भरता है उनकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।